नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत हमने इम्पोर्टेंट जो बहुविकल्पी हैं उसका पहला सब्जेक्ट देखा था कल। इंग्लिश के सभी बहुविकल्पी एक ही वीडियो में हमने देखे थे सन 2020 के लिए। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। और सभी सब्जेक्ट के आपको पहले के वीडियो देखने हैं तो कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको अलग अलग सब्जेक्ट की एमसीक्यू वन लाइनर अलग अलग इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फिर भी यदि आपको ना मिले तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सभी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आज हम देखेंगे विज्ञान के अंतर्गत आपके कुल 100 प्रश्न हैं, जिसके अंतर्गत आधे प्रश्न यानी कि 50 प्रश्न हम 50 बहुविकल्पी देखेंगे। वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो इसलिए 2 पार्ट में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका क्या है, आंसर को हम छुपा देते हैं ताकि आप खुद से भी सोच सकें। तो सबसे पहला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? बताइए जल्दी से। 6 मिनट, 3 घंटे, 8 मिनट और 2 घंटे 10 मिनट। तो आप यहाँ पर 3 घंटे को और 2 घंटे को तो ऐसे ऑप्शन काट देंगे, इतना समय लगेगा तो कल सुबह शाम हो जाएगी। बचे 2 ऑप्शन 6 मिनट 8 मिनट, तो आपका 8 मिनट बिल्कुल सही होगा। पर 8 मिनट के अलावा 20 सेकंड भी आपको बहुत सी किताबों में एनसीईआरटी वगैरह में देखने को मिलता है। यही 20 सेकंड कहीं कहीं आपको 16 सेकंड भी लिखा देखने को मिलता है। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना है। 8 मिनट अगर है तो उसी को टिक कर देंगे, 20 सेकंड भी 8 मिनट 20 सेकंड लिखा है तो उसको टिक कर देंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब क्या होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या खंड चंद्र ग्रहण या चौड़ा प्रकाश? यहाँ पर होगा स्रोत, कह सकते हैं तो ओत लिखा है तो स्रोत। तो 4 ऑप्शन है, छाटिए जल्दी से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो सा वाला ऑप्शन सही होगा। खंड चंद्र ग्रहण कहते हैं कब? जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा आपका गुजरता है। और यहाँ पर जो उपछाया वर्ड हो रहा है लिखा हुआ है, इसी से संबंधित आपका एक प्राच्छाया भी होता है, उसको भी थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि आप क्या कहें कि ये जो है आपका सूर्य दे रखा है, सूर्य से किरणें आ रही हैं, पृथ्वी पर पड़ रही हैं, इस प्रकार से आ रही पृथ्वी पर पड़ रही हैं। तो जो पृथ्वी के पीछे वाला हिस्सा होगा कुछ इस प्रकार से त्रिकोण आकार में, आपका इतना भाग अंधेरा रहता है। किसके कारण? इसी पृथ्वी की छाया के कारण। तो ये जो भाग अंधेरा रह रहा है इसे हम कहते हैं प्राच्छाया। क्या कहते हैं इसे हम? प्राच्छाया। और इसके इस तरफ वाला भाग जो आपका जस्ट पीछे ना आकर पूरा एक चौड़ाई में फैला होता है, इसे हम उपछाया के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न को जो पूछा गया है उसको थोड़ा सा दोहराइए कि पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है। आप जानते हैं पृथ्वी के चारों ओर उसका उपग्रह जो चंद्रमा है वो चक्कर लगाता है, तो घूमते 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 जब इसके पीछे यहाँ पर आता है तब क्या होता है? खंड चंद्र ग्रहण होता है। यानी कि सूर्य से आने वाला प्रकाश इस चंद्रमा पर पड़ता है पर पूरी तरीके से नहीं पड़ता है, तो चंद्रमा आपका खंड हो जाता है। तो खंड चंद्र ग्रहण की घटना होती है। समझ रहे होंगे आप इस चित्र से। थर्ड प्रश्न कह रहा है कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से बताइए। आर्यभट्ट, राकेश शर्मा, सतीश धवन या भास्कर में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो सबसे बी वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो राकेश शर्मा है ये आपके भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने सोवियत संघ, किससे? सोवियत संघ जो है इसके अंतरिक्ष यान से उड़ान जो है वो भरी थी। और जन्मदिन की बात करें तो 13 जनवरी को राकेश शर्मा जो है इनका जन्म जो है वो हुआ था। और सन भी आप याद रख सकते हैं, 13 जनवरी 1949 को। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा। नासा का मुख्यालय बताना है आपको कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, यूरोपीय संघ या वॉशिंगटन डीसी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो वॉशिंगटन डीसी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। एक चीज आपको यह भी पता होना चाहिए, जो नासा है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नासा को आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? NASA। फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ध्यान रखिएगा, आपका वॉशिंगटन डीसी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? अरुण, वरुण, शनि या बुध? 4 ऑप्शन है, छाटना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका बुध बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह में आपका बुध आता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण, ये आपका पूरा सीरियल होता है। सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह पूछा गया, वरुण, शुक्र, बृहस्पति या मंगल? 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग वरुण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा कितनी होती है? यह मात्र लिखा है, यहाँ पर मात्रा होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 60% से 80%, 50 से 60, 60 से कम या 60% से अधिक। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा।
तो चार ऑप्शन में से ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो 60% से 80% आपका सही हो जाएगा। बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा। अब देखिए मिट्टी के और कौन कौन से प्रकार होते हैं, या भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इस पर बेस्ड भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो आप क्या कहेंगे? बलुई मिट्टी हो गया, दोमट मिट्टी हो गया, चिकनी मिट्टी हो गया, जलोढ़ मिट्टी हो गया, काली मिट्टी हो गया, लाल मिट्टी हो गया, लेटराइट मिट्टी हो गया, पर्वतीय मिट्टी हो गया, और बलुई मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी भी है, इसी को हम पथरीली मिट्टी भी देखते हैं। तो इस टाइप के कुल लगभग 8 से 9 आपके प्रकार होते हैं। भारत में पूछा जाए कि कितने प्रकार की मृदा या मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां। नियमित खाद के प्रयोग से होती है उपज की वृद्धि, होती है मिट्टी की वृद्धि, पानी की वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं? तो आप क्या कहेंगे? नियमित खाद के प्रयोग से जो उपज है उसमें वृद्धि होती है, परंतु जो खाद उपयोग कर रहे हैं वो भी रासायनिक खाद नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो उपज आप उगा रहे हैं उसी को हानिकारक प्रभाव के अंतर्गत वो ले ले। 9वां प्रश्न कह रहा है कि कंपोस्ट खाद बनाई जाती है गोबर से, कूड़ा कचरा से, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका गोबर से भी बनाई जाती है, कूड़ा कचरा से भी बनाई जाती है, तो दोनों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कंपोस्ट खाद के संबंध में। 10वां प्रश्न कह रहा है कि नाइट्रोजन उर्वरक से पौधा बढ़ता है अतिशीघ्र गति से, धीमी गति से, बढ़ते ही नहीं है, या इनमें से सभी? चार ऑप्शन है, बताना है आपको। नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका अतिशीघ्र गति से बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 प्रश्न हमें देखने हैं, 10 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आप ही के लिए हम बैक टू बैक मेहनत कर रहे हैं, तो आपका एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की जो संख्या है वो मुझे बिल्कुल भी बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रही है। चतुर्थ सेमेस्टर के लिए देखिए, जैसे कि सुबह की 11 बजे एक एक्स्ट्रा बढ़ा दी गई, क्योंकि उनकी संख्या लगातार बढ़ती है और आप लोगों की संख्या नहीं बढ़ रही है। जैसे बढ़ेगी तो मैं आपकी भी जो क्लास है उसकी एक और क्लास बढ़ा दूं, पर आपकी संख्या वही दोपहर 3 बजे टाइमिंग सबको पता है, फिर भी लाइव देखने वाले जो है उनकी संख्या कम है। अब आप ही लोग वीडियो को शेयर और लाइक करेंगे जितना ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा लोग जो है वो जुड़ेंगे। तो आप अपना फर्ज निभाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो जुड़ सकें। प्रश्न देखते हैं। कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है। रोगाणु प्रतिरोधक यहाँ पर होगा, प्रतिरोधा नहीं, प्रतिरोधक में, कीड़े मकोड़े में, इल्लियों में, या इनमें से कोई नहीं? तो कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि किसमें होती है? तो बिल्कुल आप सभी कह सकते हैं कि जो रोगाणु प्रतिरोधक है इसी में जो है वो वृद्धि होगी। जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। हमें कोई बीमारी होती है तो क्या होता है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उससे कारण हम ठीक हो जाते हैं। सेम चीज अगर कीटनाशक दवाओं का यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है पेड़ पौधों में भी रोगाणु प्रतिरोधक जो है वो जो वृद्धि है उसकी होगी। यही आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न 12 कह रहा है खरीफ की जो है उसकी फसल है गेहूं, मटर, चना या धान। चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका खरीफ की फसल में जो है वो धान जो है वो आता है। इनकी अगर विशेषता की बात करें तो आप क्या कहेंगे कि इन फसलों को बोते समय अधिक टेम्परेचर यानी कि अधिक तापमान की आवश्यकता होती है और आर्द्रता की भी यानी कि ह्यूमिडिटी की भी आवश्यकता होती है। और उत्तर भारत में इनको जून जुलाई में जो है वो बोया जाता है। कब? जून या जुलाई में। और अक्टूबर जो है इसके आसपास जो है वो काटा जाता है। तो आपका धान इसमें जो है वो एग्जाम्पल में आ जाएगा। और क्या होता है, धान कहते हैं किसे? कुछ लोगों को हो सकता ना पता हो, तो चावल को ही कहते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब चावल आपका खरीफ की फसल है, और कौन कौन सी है? तो जैसे कि आपका मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, या मूंग हो गया, और मूंगफली हो गया, गन्ना हो गया, सोयाबीन है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होते हैं। जूट आपका इसी में आता है जो अधिकतर आपके पूछे जाते हैं। 13 प्रश्न कह रहा है कि हैरो खेत से क्या निकालने के काम आता है? खरपतवार, मिट्टी, पानी, या सभी? तो चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो खरपतवार निकालने में जो है वो काम आता है। खरपतवार क्या होता है? आप देखते हैं गमला आप घर में लगाते हैं तो ऐसा होता है, जो आप लगाते हैं पेड़ पौधा उसके साथ साथ छोटी छोटी घास उगाती हैं, जो क्या करती हैं, आप जो भी मिट्टी को पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, तो उसको खींच लेती हैं। तो पेड़ पौधों को जो चीज मिलनी वो नहीं मिल पाती है, वो खरपतवार जो है कहीं ना कहीं खींच लेते हैं। तो वही होते हैं खरपतवार। यही खेतों में भी होते हैं। तो इसको निकालने के काम में खरपतवार को हैरो जो खेत है इससे यूज किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है डिबलर से बुआई नहीं होती है। गेहूं, चने, धान या बाजरा की? धान में 2 मात्रा लगी, 1 लगती है। बताना है किसकी बुआई नहीं होती है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो धान की सही हो जाएगा। डिबलर से बुआई किसकी नहीं होती है? तो धान की बुआई नहीं होती है। अगला प्रश्न कह रहा है
सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है? अपलावन या प्रवाह विधि, पूर्ण विधि, क्वारी विधि को या क्यारी होगा, यहाँ पर थोड़ा वाह यहाँ पर लिखा है या होगा, क्यारी विधि या छिटका विधि। चार ऑप्शन है, बताना है आपको सिंचाई की कटाऊ पानी विधि इनमें से कौन सी है। बात करते हैं उत्तर की, तो अपलावन या प्रवाह विधि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 16 बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है, जूल है, अर्ग है या मीटर है। चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन आ न्यूटन जो है वो सही हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक न्यूटन जो है वो होता है। अच्छा, आपसे ये भी हो सकता है प्रश्न में न्यूमेरिकल बेस्ड, इसी पर जब बल आपके कोर्स में है तो पूछ लिया जाए, तो इसका सूत्र भी याद रखिएगा। सूत्र होता है आपका F बराबर m इंटू ए। एफ आपका क्या है? एफ आपका जो है यहाँ पर बल है। m क्या है? m मतलब होता है मास, और मास को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान। तो m आपका क्या है? द्रव्यमान है। a आपका क्या होता है? a होता है आपका त्वरण। तो ये आपकी सारी वैल्यू दी होंगी आपसे प्रश्न में। डायरेक्ट F जो है पूछा जा सकता है, यानी कि बल जो है वो पूछा जा सकता है। F आपका फोर्स होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक है। चार ऑप्शन है, न्यूटन, जूल, मीटर या न्यूटन प्लस मीटर। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका जूल बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्य का मात्रक जूल होता है एमकेएस पद्धति में। 18 प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। चार ऑप्शन है, छाटिए जल्दी से, इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बात करते हैं उत्तर की, जब बात की जाए गति के कारण कार्य करने की क्षमता को, तो आप क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा आपका बिल्कुल सही होगा। यहीं पर आपका स्थिति लिखा होता, क्या लिखा होता? स्थिति। तो स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ गतिज ऊर्जा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब सूत्र भी इसके होते हैं, किसके? गतिज ऊर्जा के। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है के बराबर हाफ, यानी कि 1/2 एम वी स्क्वायर। के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर जो है आपका गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। यहाँ पर के क्या है? के आपका काइनेटिक एनर्जी को हम कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं। और यहाँ पर जो आपका m है, एम वी स्क्वायर में m क्या है? m आपका द्रव्यमान है, मैंने पहले ही बताया। जो v है वो क्या है? v आपका रेखीय वेग होता है। v जो है आपका रेखीय वेग होता है, m द्रव्यमान होता है, k आपका काइनेटिक एनर्जी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। स्थितिज ऊर्जा का mgh होता है। 19 प्रश्न कह रहा है कि चिमटा किसका उदाहरण है? देखिए, यहाँ से आपका एक प्रश्न 110% अवश्य पूछा जाएगा। कहाँ से? उत्तोलक से। उत्तोलक पे मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें ट्रिक से मैंने आपको वहां पर सारी चीजें बताई हैं कि कैसे आप याद रख सकते हैं कि किसमें आलम बीच में होता है, किसमें क्या, किसके बीच में आता है। तो वो वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। सर्च कर सकते हैं आप, उत्तोलक लिखिएगा और बालाजी स्टडी अड्डा लिखिएगा, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा। तो चिमटा उदाहरण किसका है? बात करते हैं उत्तर की, तो आपका तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में जो है ये आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुनः प्राप्त करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। चार ऑप्शन है, ज्वार भाटा की ऊर्जा को आप प्राप्त कर सकते हैं, प्राकृतिक गैस को प्राप्त कर सकते हैं, कोयला को आप प्राप्त कर सकते हैं या पेट्रोलियम को। अब देखिए यहाँ पर तो आपकी सरलता के लिए नवीकरणीय के ब्रैकेट में लिख दिया इन्होंने कि पुनः प्राप्त करने वाली को हम नवीकरणीय कहते हैं, पर प्रश्न में डायरेक्ट नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत पूछा जाता है। ये नहीं लिखा होता है कि पुनः प्राप्त करने वाली, डायरेक्ट नवीकरणीय लिखा होता है। तो ये याद रखिएगा, नवीकरणीय हम किसको कहते हैं? जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो अब इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो ज्वार भाटा की जो ऊर्जा होती है इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस एक बार खत्म हो गई तो दोबारा नहीं हो सकता। कोयला भी इस प्रकार जल गया तो राख, पेट्रोलियम भी इसी प्रकार। 21 प्रश्न कह रहा है पुनः प्राप्त ना होने वाली, तो ना होने वाली कौन सी होती है? अनवीकरणीय। जिसमें आ लग जाता है वो उसका मतलब ही होता है अपने आप में ना, उससे आप याद रख सकते हैं। तो कोयले की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बहते हुए पानी जो है उसकी ऊर्जा। तो चार ऑप्शन है, छांटना है आपको कि कौन सा जो है वो सही होगा। ये मैं साइड का पूरा ऑप्शन इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि उस साइड आपका आंसर लिखा हुआ है। बात करते हैं उत्तर की, तो आप क्या कहेंगे? कोयले की जो ऊर्जा है वो पुनः प्राप्त ना होने वाली। कोयला एक बार जल जाता है फिर से वापस थोड़ी नहीं आप प्राप्त कर सकते हैं। सौर ऊर्जा को आप जितना चाहें बार जनरेट कर सकते हैं, सेम चीज पवन ऊर्जा भी है, सेम चीज बहते हुए पानी की ऊर्जा को भी आप कह सकते हैं। 22 प्रश्न कह रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, किसके द्वारा? ये बताना है आपको।
सोलर कुकर के द्वारा, सौर जल ऊष्मक के द्वारा, या सौर भट्टी के द्वारा, या सौर सेल के द्वारा। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका सौर सेल बिल्कुल सही हो जाएगा। सौर सेल के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। और आप देखते हैं जो आपका सौर ऊर्जा वाली प्लेट लगी होती है उनमें आप इन सब का यूज भी करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कार्य है सदिश राशि, अदिश राशि, न्यून राशि, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो आप क्या कहेंगे, कार्य जो है आपकी सदिश राशि ना होकर अदिश राशि होती है। सदिश राशि होता क्या है, तो आप कहेंगे कि जिन या जिस भौतिक राशि में मात्रा और दिशा या परिमाण भी आप मात्रा को कहते हैं, तो मात्रा और दिशा दोनों निहित होते हैं, उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल में आप क्या कह सकते हैं, जैसे कि वेग हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, तो ये सभी सदिश राशि में आते हैं। कार्य के अंतर्गत अदिश राशि की अगर बात करें तो ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जिन भौतिक राशि में मात्रा या परिमाण और दिशा दोनों निहित ना होकर के सिर्फ परिमाण होता है, या जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि चाल हो गया, जो कि आपका एक इसी का एग्जाम्पल है, दूरी हो गया, या कह सकते हैं द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, कार्य ऑप्शन में ही आपका पूछा गया था, विद्युत धारा है, दाब है, ऊर्जा है, ये सब अदिश राशि के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा का मात्रक बताइए हम किस पद्धति में। 4 ऑप्शन है, छाटिए, किलोग्राम, केल्विन, जूल, या इनमें से कोई नहीं में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। बात करते हैं उत्तर की, तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ऊपर प्रश्न आया था। अगला कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, 3, 2, 4, 6, बताइए कौन सा सही होगा ऑप्शन ABCD में से। तो अभी जो मैंने बात की थी कौन थी, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा, ये इसी यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार होते हैं। तो आप क्या कहेंगे कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक आपकी गतिज ऊर्जा और एक आपकी स्थितिज ऊर्जा। ध्यान रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा के 2 प्रकार होते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, चिमनी, सूर्य, लालटेन, या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या कहेंगे ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है इनमें से, सूर्य आपका प्रमुख स्रोत में आता है, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका अच्छा है, एक जूल पूछा गया है, होता है एक न्यूटन गुणे 1 मीटर, या 1 न्यूटन प्लस 1 मीटर, 1 न्यूटन प्रति 1 मीटर, या 1 मीटर इंटू सेकेंड। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूटन मीटर या न्यूटन गुणे 1 मीटर, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से सरल मशीन बताना है आपको, पहिया, घिरनी, पेंच, या ये सभी में से क्या होगा। उसी उत्तोलक वाले वीडियो में ये सब मैंने आपको डिफाइन किया था, आपको अगर याद होगा, जिसने देखा होगा। पहिया, घिरनी, पेंच, ये सभी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ये सभी हो जाएगा, यानी कि पहिया भी आपका सरल मशीन में है, घिरनी भी आपका है, पेंच भी है, ये सभी आपका हो जाएगा। 29 प्रश्न कह रहा है कि सीढ़ी जो है वो किस प्रकार का उत्तोलक है। मैंने क्या कहा, उत्तोलक तो आपका फेवरेट है टॉपिक, यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की, आपका ऑप्शन ABCD में से तो तृतीय आपका श्रेणी का उत्तोलक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है सरल मशीन इनमें से कौन सी है, मोटरसाइकिल, सिलाई मशीन, घिरनी, या सभी। 4 ऑप्शन है, छाटिए इनमें से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो आप क्या कहेंगे, सा वाला ऑप्शन जो घिरनी है ये आपका एक सरल मशीन के अंतर्गत जो है वो आता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कोशिका का भाग है संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, केंद्रक, या प्रोटोप्लाज्म। बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन ABCD में तो सा वाला ऑप्शन केंद्रक बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि कोशिका का एक भाग जो है वो होता है। 32 प्रश्न क्या कह रहा है, जीवन का मूल आधार क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है, या सेंट्रोसोम है। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो जीव द्रव्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को जीवन का मूल आधार जो है वो कहते हैं। आधार में 2 मात्रा लगी, एक लगती है, ये आपका सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। 33 प्रश्न कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के आवश्यक तत्व क्या हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक आवश्यक तत्व में आता है, जल भी आता है, प्रकाश भी आता है। तो आप क्या कहेंगे, उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी अस्थियां होती हैं, 204, 206, 208 या 216। चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में कौन सा सही होगा। तो आप सभी जानते हैं कुल 206 हड्डियां आपकी होती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्वसन अंग है हृदय, ग्रीवा, फेफड़े या सुषुम्ना। तो श्वसन अंग इनमें से बताना है कौन सा जो है वो होता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से बात करते हैं उत्तर की। तो फेफड़े आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब आप सांस लेते हैं तो फेफड़े आपके फूल जाते हैं, उसी प्रकार फिर छोड़ते हैं तो वो पिचक जाते हैं। तो जो श्वसन प्रक्रिया में पूरा महत्वपूर्ण रोल की अगर बात करें तो किसका होता है, फेफड़े होता है। अगला प्रश्न 36 कह रहा है कि कंकाल तंत्र के कार्य हैं शरीर को दृढ़ता प्रदान करना, बिल्कुल यही होता है। श्वसन में सहयोग प्रदान करना, ये भी आप कह सकते हैं। रक्त कणिकाओं का निर्माण करना या ये सभी। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो तीसरा ऑप्शन कह रहा है रक्त कणिकाओं का निर्माण करना। तो कंकाल तंत्र किसी भी प्रकार से ये कार्य नहीं करता है। तो जब एक ऑप्शन कट गया तो ये सभी भी आपका नहीं होगा। श्वसन में सहयोग तो बिल्कुल ही फिर नहीं होगा। जब दो ही ऑप्शन कट गए तो शरीर को दृढ़ता प्रदान करना ही आपका सही होगा। पर साइड में अगर आप आंसर देखेंगे तो यहाँ पर आ ऑप्शन ही दे रखा है, तो कंफ्यूज ना होइएगा कि ये सभी जो है वो क्यों नहीं हुआ। तो कंकाल तंत्र के कार्य शरीर को दृढ़ता प्रदान करना होता है, और क्या आप कह सकते हैं कि शरीर को निश्चित आकृति और आधार जिसे हम कहते हैं बेस, वो प्रदान करने का भी कार्य करता है। और क्या कह सकते हैं कि शरीर को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। पेशियों की सहायता से जो पूरा शरीर है, शरीर के अंग है, उनको गति प्रदान करने का कार्य करता है। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य कि जो शरीर के कोमल अंग हैं उनको बाह्य आघातों से रक्षा प्रदान करने का भी कार्य करता है। प्रश्न आपसे अगर पूछ लिया जाए अति लघु में तो इस टाइप से पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हैं। और इनके प्रकार की अगर बात करें कंकाल तंत्र के तो तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? एक होता है अक्षीय कंकाल, एक होता है आपका वक्षीय कंकाल और एक होता है अनुबंधित कंकाल। 37 प्रश्न कह रहा है दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं, इनेमल कहते हैं, पल्प कहते हैं या डेंटाइन कहते हैं। चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में बात करते हैं उत्तर की तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बा वाला इनेमल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को इनेमल हम कहते हैं। 38 प्रश्न कह रहा है कि दांतों को स्वस्थ रखने के लिए लेना चाहिए विटामिन ए और सी, विटामिन बी और सी या विटामिन ए और डी या विटामिन के। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, छांटना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बात करते हैं उत्तर की तो आपका शाह वाला ऑप्शन सही होगा। विटामिन ए और विटामिन डी ये दोनों आपको लेनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दांतों का कार्य क्या होता है? भोजन को चबाना, भोजन को फाड़ना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना या सभी? आप कहेंगे सभी कार्य होते हैं। 40 प्रश्न कह रहा है अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन है, म्यूसिन है, पेप्सिन है या ट्रिप्सिन है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो पेप्सिन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम। चाहे तो इसे आप ट्रिक से भी थोड़ा सा जोड़ सकते हैं। कैसे? अमाशय में देखिए अम्मा वर्ड आ रहा है। अब घर में जैसे आपकी माता जी हैं, मम्मी हैं, तो आप उनसे कहेंगे अम्मा पेप्सी मंगा लो। इस टाइप से थोड़ा सा जोड़ के याद रखिए, क्योंकि आप अभी तो याद इसे कर लेंगे, आगे भूल जाएंगे। तो इस टाइप से ध्यान रखिए, अम्मा पेप्सी मंगा लो। तो अमाशय, अम्मा से अमाशय हो जाएगा और पेप्सी से पेप्सिन हो जाएगा। तो अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम पेप्सिन आपका हो जाएगा। 40 प्रश्न देख लिए हैं, 10 प्रश्न और शेष रह गए क्योंकि हम इस पार्ट में कुल 50 प्रश्न हम देख रहे हैं। 41 प्रश्न कह रहा है शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन कौन सा है? पैराथोमेन, गैस्ट्रीन। यहाँ पर ऑप्शन मिसिंग है, तो ऑप्शन मिसिंग है तो हम अपनी तरफ से यहाँ पर लिख देते हैं। इसे आप काट के क्या लिख लेंगे? शर्करा का नियमन में आपका ग्लूकागॉन होता है। ग्लूकागॉन जो है ये एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो सामान्य आपका रक्त होता है उसमें जो शर्करा स्तर है उसके नियमन में मुख्य भूमिका जो है वो निभाता है। और जो ग्लूकागॉन है वो मुख्य रूप से जो यकृत कोशिकाएं हैं उन पर कार्य कर ग्लूकोजन जो अपघटन है उसको प्रेरण करने का कार्य करता है, जिससे फलस्वरूप रक्त शर्करा का स्तर जो है वो बढ़ जाता है। तो उसी का नियमन करने में ये जो है वो हेल्प करता है। इसके अलावा इसका एक और अन्य नाम होता है, वो होता है इंसुलिन। आपने नाम अवश्य सुना होगा। तो यहाँ पर भी शायद इंसुलिन ही लिखा था, देखिए लिन लिखा है, शाह, यहाँ पर शाह आएगा और यहाँ पर
छोटी ही आएगा। तो इंसुलिन हार्मोन अगर बात करें तो ये भी शर्करा का नियमन करने में सहायक होता है। आप जानते हैं कि शर्करा की अधिक मात्रा से मधुमेह रोग, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, वो जो है वो होता है। तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन के माध्यम से जो रक्त होता है वो शर्करा ऊर्जा में परिवर्तित जो है वो हो जाता है। ये भी आपका एक पेप्टाइड हार्मोन ही होता है। 42 प्रश्न कह रहे हैं कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है पैराथॉर्मेन, डाइबेटोजेनिक या रेनिन या पेप्सिन। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन आ वाला सही हो जाएगा, यानी कि पैराथॉर्मोन बिल्कुल सही हो जाएगा। कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है। अगला प्रश्न कह रहा है जल में घुलनशील विटामिन बहुत बार पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है। कौन सी ट्रिक होती है? कीड़ा, आप याद रखिए, KEDA। ये जो 4 विटामिन है, के विटामिन, ई विटामिन, डी विटामिन और ए विटामिन, ये आपके जल में अघुलनशील विटामिन होते हैं, यानी कि नहीं घुलते हैं। और जल में अगर नहीं घुलते हैं तो किस में घुलते हैं? तो वसा में जो है वो घुल जाते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन पूछा जाए तो ये चारों आप लिखेंगे। अब हम यहाँ पर जल की बात कर रहे हैं तो जल को ही कंटिन्यू करते हैं कि जल में घुलनशील फिर विटामिन कौन से होते हैं। तो KEDA को छोड़कर बचे कौन से? 2 विटामिन, एक बी विटामिन और एक सी। तो यहाँ पर आपका देखिए ऑप्शन बा में विटामिन बी दे रखा है, जो कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो आपका यही ऑप्शन बा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 44 दांतों की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है? फास्फोरस, कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो कैल्शियम भी जरूरी है, फास्फोरस भी जरूरी है, तो सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 प्रश्न कह रहा है पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। तो 4 ऑप्शन में से आपको छांटना है रसायनों के द्वारा, हिमीकरण के द्वारा, पाश्चुरीकरण जो है इसके द्वारा, या किण्वन के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे जो कह रहा हूँ इस टाइप के प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। बात करते हैं चलिए उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन सा पाश्चुरीकरण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है पाश्चुरीकरण के द्वारा। इसकी प्रक्रिया भी पूछी जाती है, इसमें दूध को गर्म किया जाता है, फिर एक निश्चित टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है। वो पूरी प्रक्रिया जब हम लघु की बात करेंगे, फास्ट डिवीजन की बात करेंगे, तब देखेंगे। 46 प्रश्न कह रहा है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान किसमें निहित होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, या इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। समस्त द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो है वो निहित होता है। 47 प्रश्न देखते हैं आपका कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर, या प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। तो बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक पूछा गया है। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिक में स्थित जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसके बराबर होता है, और किसी भी आवेश रहित परमाणु पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक के भी बराबर होती है। जब आवेश रहित की बात की जाए, आवेश रहित परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बा, प्रोटॉनों की संख्या, बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 प्रश्न देखते हैं, 2-3 प्रश्न शेष और रह गए हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के छात्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब जुड़ेंगे, एक साथ वीडियो देखेंगे, आपके साथ वीडियो देखेंगे, उस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा ताकि आगे भी इसी प्रकार पेपर के आखिरी तारीख तक आपको अच्छे अच्छे वीडियो प्रैक्टिस करने के लिए मिलते रहें। जल्दी हम इसी प्रकार फास्ट डिवीज़न वगैरह भी स्टार्ट होंगे, तो जाहिर सी बात है उन सब के नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएंगे जब आप नोटिफिकेशन बेल ऑन किए हो। तो नोटिफिकेशन बेल अभी ऑन रखिएगा। बात करते हैं प्रश्न की, परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, या इलेक्ट्रॉन तथा बीटा कण होते हैं। तो इसका क्या कंसेप्ट होता है, एक जो परमाणु नाभिक, एक या कह सकते हैं हर परमाणु जो है वो नाभिक से बना होता है। हर परमाणु आपका नाभिक से बना होता है, और नाभिक जो है वो आपका एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन से सीमित है। अब जो नाभिक है वो आमतौर पर एक या एक से अधिक न्यूट्रॉन हो गया या प्रोटॉन हो गया, इसकी एक समान संख्या से बना होता है।
तो आप क्या कहेंगे, परमाणु के नाभिक में क्या स्थित होते हैं, तो आपका न्यूट्रॉन भी होगा और साथ में प्रोटॉन भी होगा। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इसे हम न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, न्यूक्लियॉन के नाम से जो है वो जानते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 49, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। इसके लिए आपको सभी निष्क्रिय गैस पता होनी चाहिए कौन सी होंगी। उन निष्क्रिय गैसों के आधार पर ही आप क्या करेंगे, इनका जो है निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का पूरा प्रोसीजर होता है कि पहला वाला जो कक्ष है इसमें आप 2 रखेंगे, दूसरे वाले में 8 रखेंगे, तीसरे वाले में 8 फिर से रखेंगे, फिर आपका 18, इसी प्रकार 32 चलता है। पर इसमें भी शर्तें हैं आपकी कि पहले कंप्लीट अगर वो हो रहा है तो बाद वाले को आप 18 से, पर उतना हम डिटेल में नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि हम बहुविकल्पी की बात कर रहे हैं। तो इन चारों में से आपका जो 2 8 वाला है ये आपका परमाणु क्रमांक होता है। नियॉन का 10 परमाणु क्रमांक आपका होता है। तो 10 का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहला जो कक्षा है उसमें 2 आएगा, फिर आपका 8 आएगा, 2 8 से ही आपका 10 कंप्लीट हो जाएगा। तो नियॉन आपका इस प्रकार से हो जाएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि नियॉन एक निष्क्रिय गैस को ही हम अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं, वही जो है वो होती है। तो आपका ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न मैं आपसे भी पूछूंगा, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न लास्ट क्या है, परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16 या नाइट्रोजन 14। बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की ऑप्शन ABCD में से। तो परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक C12, जिसे हम कार्बन 12 के नाम से जानते हैं, यही जो है आपका होता है। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो 73 नंबर वाला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, जो कि आपका DLED सेकेंड सेमेस्टर के 2015 में पूछा गया था। किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, पृथ्वी, मार्स, नेपच्यून या प्लेटो। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। सभी लोग अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे इसी समय दोपहर के 3 बजे लाइव। तो उसके आगे के 50 प्रश्न यानी कि पूरे 100 तक हम यहीं पर जो है नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर कर देंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।